अब नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। तो एल्केन के जो रिएक्शंस हैं मेनली दे आर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दे आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन जनरली चेन रिएक्शन होते हैं, मतलब एक बार चेन स्टार्ट हुई तो वो लगातार होता ही जाएगा। और चेन रिएक्शन 3 स्टेप में चलते हैं। चेन इनिशिएट होती है, फिर वो प्रोपेगेट होती है और फिर लास्ट में जाके वो टर्मिनेट होती है। ठीक है, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल बनता है दैट इज अ हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल कोई अल्केन ले लेते हैं RH, इसकी मान लो हमने हेलोजिनेशन करनी है, कोई भी हेलोजन ले लो, Cl2Br2I2, ठीक है, F2 भी ले सकते हैं। अब इसको हेलोजिनेशन करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन हटा के हम X लगा लेंगे प्लस HX। अब यहां पे हो सकता है लाइट की जरूरत पड़े या हो सकता है हीट की जरूरत पड़े, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो या ब्रोमिनेशन करवा रहे हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि CH4 प्लस Cl2, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, एक H हटेगा और Cl लग गया। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, आगे भी स्टेप्स होते हैं। तो इसका मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। तो देखिए पहला स्टेप इज अ चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन वाले स्टेप में क्या होता है, यहां पर फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, क्योंकि मैकेनिज्म तो फ्री रेडिकल का है। तो इनिशिएशन वाले स्टेप में फ्री रेडिकल हम जनरेट करते हैं। कैसे, जैसे कि आपके पास हेलोजन है X2, तो इसको सनलाइट या हीट करके हम तोड़ते हैं 2 X रेडिकल्स में। तो क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इनिशिएशन वाला स्टेप हमेशा एंडोथर्मिक होता है। रेडिकल जनरेट हो गए। अब सेकंड स्टेप हो गया चेन प्रोपेगेशन का। अब ये जो रेडिकल जनरेट हुए हैं ये आगे जाके अटैक करेंगे और चेन को आगे प्रोपेगेट करवाएंगे। देखो अब हमारे पास था RH के साथ ये X रेडिकल अटैक करता है एंड R और H का जो बॉन्ड था, H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, X के साथ कंबाइन कर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन R पे रह जाएगा। तो बनेगा ये R रेडिकल प्लस HX। ये पहला स्टेप हुआ। अगले स्टेप में ये R रेडिकल एक और X2 पे अटैक करेगा अब, और X दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरे के पास। तो R और X मिलके बन गया RX और एक और X रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, अब एक बार इसको देख लो क्या हुआ। नाउ अब प्रोपेगेशन में आपने स्टार्ट क्या किया था, X रेडिकल को यूज किया था पहले स्टेप में, और अगले स्टेप में फिर से X रेडिकल जनरेट हो गया। तो ये फिर से दोबारा इसी तरह फर्स्ट स्टेप की तरह एक और RH पे अटैक करेगा, फिर अगले स्टेप में फिर जनरेट होगा, फिर अटैक करेगा। तो ये चलता ही रहता है, ये जनरेट होता है फिर कंज्यूम होता है, फिर जनरेट होता है फिर कंज्यूम होता है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। तो ये चेन प्रोपेगेट करती रहती है। नाउ अब इसमें एक डाउट आना चाहिए आपको, आई होप कि आपको आ रहा होगा वो डाउट कि सर अगर हमें अल्टीमेटली RX ही बनाना है तो इस पहले वाले स्टेप में, ठीक है, जो पहले वाला स्टेप था, H क्यों कंबाइन किया X के साथ, R ही कर जाता और H रेडिकल जनरेट कर देते हम, तो क्या प्रॉब्लम थी, है ना। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो RH था प्लस X रेडिकल, ये RX ही बन गया पहले वाले में और H रेडिकल जनरेट हो गया, ये क्यों नहीं हुआ। इसका रीजन है किसी भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन में अगर कोई मैकेनिज्म में आप बोल रहे कि एक स्टेप हो रहा है और बाकी स्टेप नहीं हो रहे, इट मींस कि एनर्जी का डिफरेंस है। ये वाला जो स्टेप था हो गया बिकॉज इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट लोअर थी। इस वाले स्टेप की एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्चुअली रियलिटी में हायर होती है, इसलिए हाई एनर्जी वाला मैकेनिज्म नहीं होता प्रेफर। मैकेनिज्म वो चलेगा जिसकी एनर्जी की डिमांड सबसे कम है। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन नहीं होता, ये वाला स्टेप होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कोई स्टेप अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। क्लियर, तो प्रोपेगेशन हो गया, ये चलता रहेगा। फिर लास्ट में काफी देर के बाद अब रिएक्शन को रुकना भी है, तो रुकेगा कैसे रिएक्शन, टर्मिनेशन कैसे होगी। टर्मिनेशन इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक।
क्योंकि यहाँ आपने कुछ तोड़ना नहीं है, यहाँ जोड़ने हैं चीज़ें। ठीक है, देखो टर्मिनेशन में कोई भी दो रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं। हो सकता है घूमते फिरते दो एक्स रेडिकल आपस में टकरा गए, क्या बन गया x2, या हो सकता है एक एक्स रेडिकल और एक आर रेडिकल आपस में कोलाइड कर गया तो RX बन गया, या एक R रेडिकल और दूसरा R रेडिकल आपस में कोलाइड कर गया। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो RR। तो इन तीन पॉसिबिलिटीज के थ्रू चेन टर्मिनेट करती है। ठीक है, तो जब भी कोई दो रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं दैट मीन्स कि वो चेन टर्मिनेशन रिएक्शन है। तो तीन स्टेप क्लियर हो गए, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि एनर्जीज क्या होती हैं प्रोपेगेशन स्टेप्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बेस पे हम आगे का जो काफ़ी कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। x2 gives you 2x रेडिकल, ये इनिशिएशन हो गया। x रेडिकल प्लस, अब हम मीथेन के रिस्पेक्ट में वैल्यूज को स्टडी करेंगे, तो बना CH3 रेडिकल प्लस HX, ये प्रोपेगेशन का पहला स्टेप। और नेक्स्ट में CH3 रेडिकल प्लस x2 गिव्स यू CH3x प्लस x रेडिकल। अब हम यहां पर देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए कि हर एक स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हुई डेल्टा H की जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, और डेल्टा H किस में होगा, ये इन किलो कैलोरी पर मोल। तो देखो जब हम फ्लोरिनेशन करते हैं, अब X2 को तोड़ना है तो आपको बताया था कि इनिशिएशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। तो फ्लोरिनेशन के लिए लगते हैं 38 किलो कैलोरी पर मोल, क्लोरिनेशन में 58, ब्रोमिनेशन में 46, आयोडीनेशन में 36। प्रोपेगेशन का जो पहला स्टेप है फ्लोरिनेशन, यहां एक्सोथर्मिक है और अगले वाले स्टेप में भी एक्सोथर्मिक है। क्लोरिनेशन के लिए फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक है, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक है। ब्रोमिनेशन के लिए फर्स्ट स्टेप ज्यादा एंडोथर्मिक है, दूसरा एक्सोथर्मिक है। और आयोडीनेशन के लिए काफी ज्यादा एंडोथर्मिक है, पहला स्टेप। ये आगे एनर्जी इनकी मीथेन के साथ रिएक्शन की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लोरिनेशन के लिए इनपुट कितनी देनी पड़ी 59 की, आउटपुट कितनी मिली सिर्फ 26। मतलब आपको इनपुट तो देनी पड़ रही है ना, इन्वेस्ट आपने 59 किया तब जाके 26 का आपको आउटपुट मिली। तो इट मीन्स ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, आपको बार बार एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। पर फ्लोरिनेशन के केस में क्या हो रहा है, 38 ही सप्लाई करना पड़ा, उसके बाद तो 70 + 32 दैट इज 102 आउटपुट मिल रही है। तो फ्लोरिनेशन क्यों में, क्योंकि प्रोपेगेशन वाले दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक हैं, इसीलिए फ्लोरिनेशन में हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती बाद में, ये डार्क में भी हो जाता है। तो दिस इज द रीजन फ्लोरिनेशन टेक्स प्लेस इवन इन डार्क। पर क्लोरिनेशन के लिए आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, तो वहां पर सनलाइट होनी चाहिए। ब्रोमिनेशन में आपको हीट करना पड़ता है क्योंकि ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। आयोडीनेशन में तो काफी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है, तो वहां हीट रखना पड़ता है और स्टार्टिंग और साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका काम भी हम बताएंगे क्या होता है। तो समझ आ गया। तो सबसे स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक कौन सा है, फ्लोरिनेशन। इट मींस अगर हम ऑर्डर लिखें कि रिएक्टिविटी ऑफ X2, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ यहां पे, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और सबसे लास्ट में आयोडीन। दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे हाइड्रोजन तो एक ही टाइप का होता है सबका, नो। कंपाउंड में 3 डिग्री हाइड्रोजन भी हो सकता है, टर्शरी 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है। अब मीथेन में तो नहीं है, मीथेन में तो सिर्फ एक ही टाइप का है, पर अगर होंगे तो 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे रिएक्टिव, उससे कम 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो नाउ नोट इट डाउन।